गुड मॉर्निंग, जय हिंद सभी को। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनरल फार्माकोलॉजी का है और इसमें आज हम पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर जो जनरल डेफिनेशन होता है उनके बारे में। देखिए, जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ाना इसलिए आवश्यक है, जिस तरह से एक मकान होता है, मकान के नीचे उसका नींव होता है। नींव जो होता है जितना मजबूत उतना ही उस पर अच्छा बिल्डिंग बनता है। यदि नींव कमज़ोर है तो उसके ऊपर अच्छा सा बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। तो हमारा जो मोटिव है वो यही है कि हम नींव मजबूत करते हुए पढ़ाएं, जिससे बाद में हम आपको मेडिसिन पढ़ाए तो आपको अच्छे से समझ में आए कि ये वास्तविक चीज़ें हैं क्या। यदि हम सीधा आपको दवा पढ़ा देंगे तो नुकसान हो जाएगा। आप रट के ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद नहीं रख सकते। इसलिए हम नींव मजबूत करते हुए हम आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका नींव मजबूत हो, बेसिक आपका क्लियर हो और हमेशा भविष्य में आप एक अच्छा काम कर सको। तो आज जो है हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ड्रग्स क्या होता है, थेरेपेटिक क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है। वैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक के बारे में हम पहले पढ़ा दिए हैं। रूट ऑफ ड्रग्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। अब ये क्लास उन सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं जो मेडिकल क्षेत्र के हैं। वैसे कुछ के सब्जेक्ट में नहीं है तो वो इस क्लास को छोड़ सकते हैं। बाकी हम तो ये कहते हैं मेडिकल क्षेत्र में जो भी है उसके लिए फार्माकोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पढ़िए, आनंद लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा भी जिससे मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम हर दिन एक नया वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ते रहे। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम ड्रग्स की बात करते हैं, दवा की बात करते हैं। वास्तव में ड्रग जो है क्या है। वैसे ड्रग के बारे में बहुत कुछ आपको बताया है। ड्रग जो है ड्रग्यू शब्द से मिलकर बना है। ड्रग का वास्तविक जो शब्द है ड्रग्यू है। ड्रग्यू का मतलब ड्राई हर्ब यानी कि जड़ी बूटी। पहले के ज़माने में, एंशियंट टाइम में जड़ी बूटियों से ही इलाज किया जाता था। बाद में यही शब्द ड्रग्यू से ड्रग बना और जो है आज ड्रग्यू शब्द को सब भूल गए। मेन शब्द क्या हो गया, ड्रग्स हो गया, दवा हो गई। अब वास्तव में ड्रग है क्या। ये एक केमिकल सब्सटेंस है। इट इज ए केमिकल। इट इज ए केमिकल। ये क्या है, रसायन है। ये क्या है, रसायन है। और ये रसायन कैसी अवस्था में पाया जाता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की अवस्था में पाया जाता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई प्रभाव हो। इसका मतलब क्या है, जिसका कोई प्रभाव हो। यानी ये ऐसा केमिकल पदार्थ होता है दवा में जिसका खुद का कोई न कोई प्रभाव रहता है। और ये केमिकल जो है किस में प्रेजेंट रहता है, मेडिसिन में प्रेजेंट present in medicines that is used। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसका यूज कर सकते हैं। किस किस में यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर
डायग्नोसिस में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, डायग्नोसिस में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं। प्रिवेंशन के साथ साथ किस में कर सकते हैं? डायग्नोसिस में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, प्रिवेंशन में कर सकते हैं, और साथ साथ में केयर ऑफ डिजीज और बीमारी की रोकथाम में कर सकते हैं। यानी दवा एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग हम प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और केयर ऑफ डिजीज यानी कि बीमारी की रोकथाम में कर सकते हैं। ऐसा केमिकल या ऐसा रासायनिक पदार्थ है दवा जिसका उपयोग हम किसी भी बीमारी के निदान में यानी जांच करने में कर सकते हैं, ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, और साथ साथ में उस बीमारी की रोकथाम के लिए कर सकते हैं। ऐसा पदार्थ जो होता है वो दवा कहलाता है। पर देखिए यहाँ एक शब्द आया जिसका नाम है केयर ऑफ डिजीज। तो क्या दवा का उपयोग जो है केवल बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है क्या? यदि ऐसा है कि दवा का उपयोग केवल बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, तो आपको मालूम है कि जो कोई महिला OCP ले रही है, ओरल पिल ले रही है, क्यों ली जाती है ओरल पिल? बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए, और जो प्रेगनेंसी या कहे कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती वो OCP का यूज करती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो क्या वो महिला दवा जो ले रही है क्या वो बीमार है क्या? जो केयर ऑफ डिजीज। तो भाई इस तरह से जब ये बात WHO के सामने आई और कहा गया कि केयर ऑफ डिजीज यानी कोई महिला प्रेगनेंसी से बचना चाह रही है और दवा ले रही है, तो इसका मतलब केयर ऑफ डिजीज तो है नहीं कि उसके कोई बीमारी है जिसका वो उपचार करवा रही है, बिल्कुल। तो ये डेफिनेशन को क्या कर लिया? गलत माना गया कि ये वास्तविक डेफिनेशन नहीं है। फिर WHO ने अपनी एक नई परिभाषा दी। अब इसको हम कह सकते हैं ड्रग की परिभाषा किसके अनुसार? WHO के अनुसार। अब दूसरा परिभाषा है ड्रग का, अकॉर्डिंग टू WHO ने ड्रग का क्या परिभाषा दिया? देखिए WHO जो है पूरे वर्ल्ड में हमारे हेल्थ सुविधाओं के बारे में देखता है और उन पे अपना निर्णय करता है। तो WHO ने कहा कि जो ड्रग है, दवा जो है, ड्रग इज एनी सब्सटेंस। दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है दैट इज यूज। दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका उपयोग किसमें किया जाए? यूज टू मॉडिफाई। यानी दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका कुछ बदलाव के लिए, अब बदलाव किसमें कर सकते हैं? फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यानी क्रियात्मक रूप से या कार्य की रूप से, या पैथोलॉजिकल का मतलब होता है रोग से संबंधित। स्टेट फॉर यानी कि दवा एक ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका उपयोग हमारी क्रियात्मक
या रोगात्मक जो प्रक्रिया हो गई, अवस्था हो गई, उसका क्या करने के लिए, फॉर बेनिफिट द रिसिपिएंट, यानी दवा ऐसा कोई भी पदार्थ दवा हो सकता है जिसका उपयोग हमारी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें बदलाव के लिए किया जा सकता है, और ये जो बदलाव होता है उसका लाभ किसको मिलता है, जो लेता है, रिसिपिएंट यानी लेने वाले को हो। इसका मतलब होता है लेने वाला, यानी दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका उपयोग जो करता है, या कहे कि जो रिसिपिएंट है, लेने वाला है दवा को, उसको कोई न कोई उससे लाभ हो, या तो लाभ उसकी फिजियोलॉजिकल जो क्रियात्मक प्रक्रिया है उसमें बदलाव करके भी आ सकता है, या उसके रोग के निदान में भी आ सकता है। यानी या तो दवा उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, क्रियात्मक प्रक्रिया है, उसको बदल दें। जिस तरह से कोई महिला OCP ले रही है, अब OCP इसलिए ली जाती है कि उनके बच्चों में गैप हो, या वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती इसलिए वो दवा लेती है। अब वो दवा क्या करती है कि उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है शरीर में, जैसे स्पर्म और अंडा दोनों को मिलने से रोक देती है, कौन, OCP। तो कहीं न कहीं जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी थी उसको बंद कर देती है, तो दोनों मिलते नहीं, अंडा और स्पर्म तो निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। तो ऐसा समय दवा लेना केयर ऑफ डिजीज तो नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेशन गलत हो गई। फिर WHO ने कहा कि दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जो बदलाव कर दे, किसमें, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में या पैथोलॉजिकल उसकी स्टेट है, अवस्था है, उस दोनों में क्या कर दे, बदलाव कर दे, और जिसका बेनिफिट किसको हो, सीधा सीधा लेने वाले को हो, वो क्या कहलाएगा, दवा कहलाएगा। अब हिंदी में भी बता दिया है, इंग्लिश में लिखवा दिया है, तो हिंदी में जो हम बोले हैं समझा है उसको लिख लेना। अब अगला हम बात करते हैं अगला डेफिनेशन का। अब इसमें हम आपको ड्रग और WHO की जो दोनों परिभाषा हैं उनके बारे में हम बता दिए हैं कि WHO ने क्या परिभाषा दी। सिंपल सी परिभाषा जो दिया गया वो कहा गया कि दवा ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ होता है जिसका कहीं न कहीं उपयोग बीमारी की रोकथाम, बीमारी की जांच और उसके प्रिवेंशन में किया जाता है, ऐसा पदार्थ दवा है। साथ में केयर ऑफ डिजीज यानी बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। पर ये समय बाद ये डेफिनेशन को गलत सिद्ध कर दिया गया। फिर WHO ने एक नया परिभाषा दिया और WHO ने कहा कि दवा ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसका उपयोग करने वाले को जो है कि उसका फायदा होता है, या तो वो दवा उस लेने वाले की फिजियोलॉजिकल जो गतिविधि है उसमें कुछ बदलाव कर दे, या उसमें कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई उसको कम कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। अब अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे फार्मेकोथेरेपेटिक्स होता क्या है, फार्मेकोथेरेपेटिक्स का वास्तविक मतलब क्या है।
फार्मेको, फार्मेको मतलब ड्रग्स, फार्मेको या फार्माको का मतलब होता है ड्रग्स। थेरेपेटिक, थेरेपेटिक का मतलब क्या होता है? थेरेपेटिक का मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। फार्मेको थेरेपेटिक, फार्मेको थेरेपेटिक, फार्मेको थेरेपेटिक, फार्मेको यानी ड्रग, थेरेपेटिक यानी ट्रीटमेंट। यानी कहीं न कहीं दवा का उपयोग किस में किया जाता है? देखिए इसका वास्तविक जो मीनिंग है, यूज ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ड्रग, यानी दवा का जब भी हम उपयोग करेंगे, यूज ऑफ ड्रग। अब दवा का जब भी उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू, यानी उसकी आवश्यकता अनुसार करेंगे, जैसी आवश्यकता है वह वैसी ही दवा लेंगे। यूज ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन। दवा का जब भी हम उपयोग करेंगे तो दवा का उपयोग जो करेंगे वो उस अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, यानी नीड अनुसार, अकॉर्डिंग टू नीड लिख सकते हैं, टू नीड। जिस भी दवा का उपयोग करेंगे तो जैसी आवश्यकता है वहां पर वैसी ही दवा का हम उपयोग करेंगे। तो इसी को फार्मेकोथेरेपेटिक कहते हैं। फार्मेको यानी ड्रग, थेरेपेटिक यानी इलाज। यूज ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, यानी दवा का हमेशा उपयोग जब भी करेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन करेंगे, या हम दवा को उसकी आवश्यकता अनुसार उपयोग करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या हम कहें कि बोल सकते हैं फीवर हो रखा है, बुखार लगा हुआ है। अब बुखार में कौन दवा देते हैं? पीसीएम देते हैं। उसी तरह अभी यदि किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ है, HTN यानी हाइपरटेंशन का कोई मरीज है, अब तो इसको क्या दे देंगे? एक दवा होता है एम्लोडोपिन, दवा दे देंगे तो उससे क्या होगा? उसका बीपी कम हो जाएगा, हाइपरटेंशन कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम दवाओं का उपयोग फार्मेकोथेरेपेटिक्स के अनुसार करते हैं, यानी जब जैसी आवश्यकता होती है उस समय वैसी ही दवा देते हैं, उसको हम फार्मेकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। अब अगला हम डेफिनेशन देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल का मतलब क्या है? क्लिनिकल का मतलब है पेशेंट से। क्लिनिकल का मतलब क्या होता है? पेशेंट, स्टडी ऑफ पेशेंट, यानी स्टडी ऑफ पेशेंट से। क्लिनिकल का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ पेशेंट। और फार्माकोलॉजी का मतलब आपको पहले ही बता दिया, स्टडी ऑफ ड्रग, यानी फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स और क्लिनिकल यानी स्टडी ऑफ पेशेंट। यहाँ पर स्टडी ऑफ, हम दवा का जो अध्ययन है वो किसके अनुसार करेंगे? दवा का अध्ययन हम उस पेशेंट के अनुसार करेंगे कि दवा किसी पेशेंट में किस तरह से काम कर रही है। ये हम इसका परिभाषा लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ काइनेटिक्स
एंड डायनेमिक स्टडी ऑफ काइनेटिक एंड डायनेमिक ऑफ ड्रग इन ए पेशेंट, यानी स्टडी ऑफ काइनेटिक एंड डायनेमिक ऑफ ड्रग इन पेशेंट, किस तरह से दवा पेशेंट के अंदर एंट्री करती है यानी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, किस तरह से दवा डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह दवा का मेटाबॉलिज्म होता है, फिर दवा किस तरह से एक्सक्रेशन होती है। अब दवा किस प्रकार आई, किस प्रकार चले गई और दवा ने क्या प्रभाव एक मरीज पर डाला, उसी को ही क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी दवा किस रास्ते से आई, कैसे निकल गई और दवा ने उस मरीज पर क्या प्रभाव डाला, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाती है। अब आगे हमारा अगला डेफिनेशन क्या रहेगा, कीमोथेरेपी। देखिए कीमोथेरेपी जो है वो क्या है, कीमोथेरेपी में क्या होता है आपको मालूम है, कीमोथेरेपी भी एक तरह का क्या है, ट्रीटमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट कब दिया जाता है, या तो कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो जाए या कोई नियोप्लाज्म हो जाए। नियोप्लाज्म का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, जो किस में होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल जो होता है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरप्लेजिया और मेटाप्लेजिया वगैरह जो होता है। अब उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कभी पढ़ाएंगे सेल वगैरह या कैंसर वगैरह तो वहीं इसका अध्ययन करेंगे। हम केवल अभी यहाँ कीमोथेरेपी पढ़ेंगे। यानी कीमो जो थेरेपी है, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में क्या होता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, और सिस्टेमिक इन्फेक्शन यानी पूरे सिस्टम में भी हो सकता है, किसी भी सिस्टम में, या क्या हो सकता है, कोई नियोप्लाज्म यानी नियोप्लाज्म। अब जो नियोप्लाज्म के उपयोग में या कहे कि ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन या नियोप्लाज्म का ट्रीटमेंट के लिए जो उपयोग किया जाता है केमिकल बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट। यानी कीमोथेरेपी क्या है, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन, यानी किसी व्यक्ति का पूरे सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए या उसमें नियोप्लाज्म यानी सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए और उसको ठीक करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए किसी केमिकल एजेंट का उपयोग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, केमिकल एजेंट का जो उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी क्या होता है, देखिए फार्मेसी जो है फार्मेसी आज की तरह नहीं था पहले। अब जिस तरह से मेडिसिन हमारी टैबलेट की फॉर्म में आ रही है
या सिरप की फॉर्म में आ रही है, और जो आ रही है एक यूनिक फॉर्म में आती है, यानी तैयार रेडीमेड फॉर्म में आती है। जबकि पहले क्या होता था, जो दवा है बड़े बड़े बीकर के अंदर या डिब्बे के अंदर आती थी, पाउडर फॉर्म या जिस भी फॉर्म में होती थी। तो फिर जो डॉक्टर दवा लिखता था वहाँ पर दवा जैसी लिखी गई है उसको तैयार करने का काम उन बीकर में से कितना कितना दवा देना है, यानी कहे कि कंपाउंडिंग करने वाला एक व्यक्ति होता था, वो उनको कंपाउंडिंग करता था। और इसी शब्द से कंपाउंडर शब्द बना। पहले नर्सिंग ऑफिसर को कहीं कहीं कंपाउंडर के नाम से जानते थे, तो वो कंपाउंडर शब्द का मतलब कंपाउंडिंग करने से था, यानी डॉक्टर का जो सहायता करता था दवा का कंपाउंडिंग करने के लिए, उसको कंपाउंडर कहा जाता था। पर आज नहीं है, अब नाम चेंज हो गया है। वैसे पहले भी गवर्नमेंट के अनुसार कोई कंपाउंडर नाम का कोई शब्द नहीं था। फार्मेसी में जो व्यक्ति दवा को तैयार करता था उसको कंपाउंडिंग कहते थे और उसको कंपाउंडर कहते थे, ऐसा कुछ था। अब फार्मेसी जो है एक हमारा इट इज ए फार्मेसी में जो है इट इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग। फार्मेसी हमारा एक कला और साइंस का एक ऐसा विषय है जो कंपाउंडिंग का मतलब होता है मिश्रण, कंपाउंडिंग एंड dispensing by the help of chemical agent। यानी कहीं न कहीं जो था दवा इट इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना किसका? ड्रग का, ऑफ ड्रग। इट इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एंड प्रिपेयरिंग suitable forum for administration। दवा को उसकी उपयोगिता के अनुसार तैयार करना ही क्या कहलाता? देखिए, फार्मेसी एक कला और साइंस का विज्ञान है और इसमें बड़े बड़े बीकर में से दवा को कंपाउंडिंग किया जाता था, सहमिश्रण किया जाता था। सहमिश्रण मतलब एक दवा को दूसरी दवा में मिलाना, आपस में कंपाउंडिंग करना, सहमिश्रण करना। साथ में उसको पेशेंट को बताया जाता था उसके द्वारा जो कंपाउंडिंग करता था। डिस्पेंसिंग यानी कैसे लेना है, यानी केमिस्ट्री जो केमिस्ट जो होता था फार्मेसी में बैठा हुआ व्यक्ति, वो कंपाउंडिंग करता था, दवा के मिश्रण से मिश्रण करता था, दवा को मिलाता था डोजेज की फॉर्म में, और कैसे दवा लेना है उसको बताता था, तैयार करता था, दवा को तैयार करता था और उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताता था कि वो दवा को ओरल लेना है या कैसे लेना है, जो भी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे टॉक्सिसिटी। देखिए, कोई भी जो दवा है उसका एक निश्चित मात्रा में ही हम ले सकते हैं, यानी दवा को कम मात्रा में लेंगे तो उस दवा का कोई प्रभाव शरीर पर नहीं आएगा, जबकि
हमने यदि दवा को कुछ ज़्यादा दवा की मात्रा ले ली है तो उससे हमको टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम बात करें तो दवा को एक सूटेबल ही फॉर्म में लेना है, जैसा भी डेफिनेशन में बताया था फार्मेसी में, यानी दवा को जो है कंपाउंडिंग करना, डिस्पेंसिंग करना और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसी तरह दवा को लेना है। कोई भी दवा को कम मात्रा में लेंगे तो प्रभाव नहीं आएगा, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो उसका नुकसान होगा। तो इसी को हम कहते हैं जो है कि टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिसिटी या टॉक्सिकोलॉजी यानी दवा का दुष्प्रभाव। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, दवा का दुष्प्रभाव। अब टॉक्सिसिटी क्या है, इसमें स्टडी किसका स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ टॉक्सिक या पॉइजन, स्टडी ऑफ टॉक्सिक या हम पॉइजन भी कह सकते हैं, पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग, ऑफ ड्रग। कहीं न कहीं हम यहाँ पर दवा के जहरीले या नुकसानदायक जो प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करें लिथियम, लिथियम एक दवा है। अब किन किन में उपयोग आती है इसके बारे में अभी आगे पढ़ाया जाएगा, पर जितना है अभी, जैसे दवा का लिथियम का उपयोग यदि हम मात्रा में 0.5 से 0.8 करते हैं, एक बीमारी होता है जिसका केवल अब BPD नाम से, उसमें इसका उपयोग करते हैं। अभी इतना खाली याद रख लीजिए, फिर आगे बताएं। अब इससे कुछ एबो फॉर्म यानी 0.8 से लेकर 1.1 से लेकर 1.2 तक मैनिया में काम लिया जाता है। अब मैनिया क्या होता है ये हमको कमेंट करके आप लोग बताओगे कि मैनिया सर इस तरह की बीमारी है, कहाँ की बीमारी है। अब इससे ऊपर यदि दवा ले ली, यानी 1.1 तक हम ले सकते हैं। यदि 1.5 से एबो जब भी दवा की ये डोज दे दी, किसकी, लिथियम की, तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। ये मिली पर इक्विवेलेंट में इस दवा को लिया जाता है, इक्विवेलेंट, मिली पर इक्विवेलेंट के अंदर ही इस दवा को हम जो है कि लेंगे। इससे ऊपर यदि इस दवा को ले लिया गया तो ये दवा कहीं न कहीं दुष्प्रभाव दर्शाएगी, तो इससे ऊपर दवा को नहीं लेना है। अब एक अगला जो हमारा डेफिनेशन आता है, नॉमिनी कल्चर्स ऑफ ड्रग, यह हिंदी में इसको कहते हैं नामकरण, दवा का नामकरण, दवा का नामकरण। देखिए दवा का नामकरण जब हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है दवा का नामकरण में एक तो उसका वास्तविक जो नेम होता है जिसको कहते हैं केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम। केमिकल नेम कौन निर्धारित करती है, जिस संस्था का क्या नाम है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, ये नाम इसका डिसाइड करती है। जैसे एक दर्द का दवा होता है, उसका नाम एग्जाम्पल देखें तो इतना कठिन सा आता है, एसिटाइल
साइक्लिक एसिड, ये इसका केमिकल नाम हो गया, केमिकल नाम। यदि इसका जेनेरिक नाम या जेनेरिक नेम की बात करें तो सब जानता है, यह इसका साल्ट नेम होता है वो जेनेरिक नेम, या इसको क्या कहते हैं, साल्ट नेम। क्यों कहा? क्योंकि इसमें कुछ साल्ट मिलाया जाता है, नहीं नमक साल्ट में वो दवा को प्रिपेयर करते समय ये मिलाया जाता है। जेनेरिक नेम जैसे अभी हमने एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो है नाम बताया, इसका जेनेरिक नेम क्या है? एग्जाम्पल हम बात करें तो एस्प्रिन, एस्प्रिन। यदि किसी ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम वे नाम होते हैं जो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि इसका क्या नाम देना है। कंपनी की अपनी मर्जी है, जो चाहे वो नाम दे सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। ब्रांड नेम में यदि हम एस्प्रिन का नाम देखें, ब्रांड नेम को ही प्रॉपर्टी नेम भी कह सकते हैं, ब्रांड नेम को ही क्या कह सकते हैं? प्रॉपर्टी नेम कह सकते हैं, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम, ब्रांड नेम को प्रॉपर्टी नेम कह सकते हैं। जिस तरह से हमारा पानी है, पानी का वास्तविक केमिकल नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड है, ये इसका केमिकल नाम हो गया। इसी तरह दवा, हम एस्प्रिन की बात कर रहे थे, उसका केमिकल नाम क्या हुआ? एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड हुआ। पर जिस तरह पानी है, उसको जनरल नाम क्या है? पानी का नाम पानी है जनरल। जबकि केमिकल नाम क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड है। जबकि पानी बंद बोतल में बाजार में मिलता है, कोई कंपनी उसको बिसलेरी के नाम से बेच रही है, कोई बायलेरी के नाम से बेच रही है। यानी पानी की भी जो है बहुत सारी क्वालिटी बना दी, तो वो उसका ब्रांड नेम या कंपनी का नाम हो गया। डॉक्टर को गवर्नमेंट जेनेरिक नाम से ही दवा लिखने के लिए कहती है, पर डॉक्टर को नाम लिखता है, प्रॉपर्टी नाम लिखता है। जैसे एस्प्रिन का ही नाम होता, डिस्प्रिन हो गया, और बहुत सा कोई कंपनी इकोस्प्रिन के नाम से बेचती है। जेनेरिक नाम इन नाम से मिलते जुलते हैं। देखिए एसिटाइल सैलिसाइक्लिक में ए मिल रहा है, एस मिल रहा है, ए मिल रहा है, एस मिल रहा है, और बाद में जो है प्रीन जोड़ दे, एस्प्रिन। इस तरह से अब किसी दवा को यदि एस्प्रिन नाम से लिखा जाता है तो बाज़ार में यही दवा 2 रुपये की मिल सकती है, 5 रुपये की भी, और कोई कंपनी 500 रुपये की भी दे सकती है। पर डॉक्टर ने यदि इस तरह ब्रांड नेम लिख दिया तो वो दवा कितनी महंगी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये या तो वो डॉक्टर जाने या वहाँ का फार्मासिस्ट जो है वो जाने। बहुत सारी कंपनियाँ रोज़ नए फील्ड में आती हैं और चले जाती हैं, पर इसका जो जेनेरिक नाम है, जिस दवा का जो वास्तविक नाम है वो यही रहता है। अब वो दवा डॉक्टर कहीं का भी है, उसने यदि लिखी है तो वो आपके पास के मेडिकल पे मिल सकती है या कहीं पर भी मिल जाएगी। जबकि ब्रांड नेम से लिखी हुई है, जहाँ डॉक्टर ने लिखा है वो अधिकतर वहीं पास वाले मेडिकल पे मिलती है, कई बार मिलती भी नहीं है, दूसरी जगह खोजने जाए तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर को फ़ायदा पहुंचाने का काम करती है। कौन? ब्रांड नेम दवा, और साथ में कंपनी को भी। तो इस तरह से ये ब्रांड नेम होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे एसेंशियल ड्रग्स, कि एसेंशियल ड्रग्स क्या हैं। एसेंशियल ड्रग को परम आवश्यक औषधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परम आवश्यक दवा। इनका ही हम अच्छे से अध्ययन करेंगे सिस्टम वाइज, यानी ये दवा जो हैं
एसेंशियल मेडिसिन ये क्या है, इनका यहाँ डेफिनेशन देखो। बाकी इनका डिटेल स्टडी जो है हम सिस्टम वाइज करेंगे आगे। अब एसेंशियल ड्रग्स जो है उनका डेफिनेशन का हम बात करें तो एसेंशियल डेफिनेशन जो है एसेंशियल ड्रग का अकॉर्डिंग टू WHO कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO इसने क्या कहा, WHO ने, कि ड्रग ऐसी दवा, ड्रग या कहे कि मेडिसिन, ऐसी दवा या ड्रग्स दैट जिसका उपयोग कैसा हो, सेटिस्फाई हो, प्रायोरिटी बेस हो, जिसका उपयोग सेटिस्फैक्ट्री प्रभाव हो, यानी लोग उस दवा को जानते, जैसे PCM पैरासिटामोल सब लोग जानता है कि इससे बुखार जो है ठीक हो जाता है, सब लोग लेने में भी उस दवा को आसान समझेगा, हाँ बोला ये दवा है, विश्वास करेगा, उसी को हम कहते हैं सेटिस्फाई। और प्रायोरिटी बेस हो, हेल्थ केयर नीड, और स्वास्थ्य के लिए क्या हो, प्रायोरिटी बेस हो, एसेंशियल हो, आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग किया जा सकता हो, ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में, आर एसेंशियल। ऐसी कोई भी दवा या मेडिसिन जिसका सेटिस्फैक्ट्री यानी लोगों में उसका प्रभाव हो, सेटिस्फैक्ट्री हो, साथ साथ में प्रायोरिटी बेस पे उपयोग की जाती है, वो दवा जो है एसेंशियल ड्रग्स कहलाती है। भारत में भी और विदेश में भी, अफ्रीका की जैसे बात करें वहाँ अलग एसेंशियल ड्रग लिस्ट है, भारत की बात करें तो अलग एसेंशियल लिस्ट है, यानी हर देश की अलग अलग एसेंशियल ड्रग्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सभी देशों की एक जैसी एसेंशियल ड्रग है, यहाँ तक कि हर स्टेट की भी अपनी अलग अलग एसेंशियल ड्रग्स होती हैं। तो हमारे भारत की जो लिस्ट है, जो जिसको कहा जाता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, बाद में चर्चा करेंगे जो है कि सिस्टम वाइज। अब एक और देख लेते हैं, और फैन ड्रग, और फैन ड्रग या इसी को कहते हैं अनाथ दवा, वे दवा जिनका बहुत कम उपयोग होता है। और फैन ड्रग का मतलब क्या है, ऐसी दवाएं जिनका बहुत कम उपयोग होता है, जो कभी कभार उपयोग की जाती हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक दवा है जैसे सोडियम नाइट्रेट, इसका उपयोग कब किया जाता है, यदि कोई साइनाइड पॉइजनिंग हो जाए। साइनाइड बहुत खतरनाक जहर है, अगर उसका कोई पॉइजन या किसी ने ले ली तो उस समय सोडियम नाइट्रेट का हम उपयोग करते हैं। बाकी ऐसी दवा जो बहुत यदा कदाई जिनका उपयोग होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम जो है ऑर्फेन ड्रग या अनाथ दवा के नाम से उनको जाना जाता है। तो देखिए, अब आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो को आपको हमारा इंतज़ार रहेगा, हमको भी आपका ऐसे ही इंतज़ार रहता है कि हमेशा एक वीडियो बना के दें, पर हमारा भी मोटिवेशन तभी बढ़ता है जब आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, साथ में वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।